बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर का डिस्क्रिप्शन पढ़ा था। फ्लावर का जो डिस्क्रिप्शन करते हैं उसका वर्णन करते हैं अर्ध तकनीकी भाषा में, सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में, तो उस टर्मिनोलॉजी को, शब्द विज्ञान को हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसी के आगे जो फ्लावर में टर्म्स होते हैं उसके अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, और उसी के आगे जो फ्लावर के पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पुष्प के भाग, पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं: कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गायनेसियम। बायदल, दल, पुंकेसर, जायांग। सबसे पहले होता है कैलिक्स, इसको बायदल कहते हैं। कैलिक्स या बायदल कैसा होता है? हरे रंग का होता है, सामान्यतः हरे रंग का होता है, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन भी बनाता है। लेकिन कुछ पौधों में ये दलों का रंग का हो जाता है, जैसे दल पीले हुए, नीले हुए, उस रंग का भी हो जाता है, लेकिन सामान्य तौर पर हरा होता है। और अलग अलग पुष्पों में, अलग अलग फ्लावर्स में इन दलों की बायदलों की संख्या, बायदल को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेपल कहते हैं। बायदल को इंग्लिश में सेपल कहते हैं। और बायदलों का जो समूह होता है उसको हम कैलिक्स कहते हैं। बायदल पुंज या इसको कैलिक्स कहते हैं, और सिंगल को सेपल कहा जाता है, बायदल को। तो ये हरे रंग के होते हैं, किसी किसी में पुष्पों में दलों का जो ऐसा रंग होता है उसी रंग के भी ये हो जाते हैं। तो बायदल यदि आपस में जुड़े हुए हैं, सेपल आपस में जुड़े हुए हैं, सेपल या बायदल जुड़े हुए हैं, तो इसको कहते हैं गैमोसिपेलस। गैमो माने जुड़े हुए। और यदि बायदल अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं, तो इसको हम पॉलीसिपेलस कहते हैं। यहाँ पर पॉली का मतलब होता है स्वतंत्र, और गैमो का मतलब होता है जुड़े हुए। तो ये इसकी टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। कैलिक्स या बायदल पुंज, एक बायदल को क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। और ये सेपल्स आपस में जुड़े होते हैं तो इसको गैमोसिपेलस कहते हैं, और अलग अलग होते हैं तो इनको हम पॉलीसिपेलस कहते हैं। गैमोसिपेलस और पॉलीसिपेलस। पॉली माने स्वतंत्र। और इसी के पश्चात देखते हैं करोला। करोला को हिंदी में कहते हैं दल पुंज। करोला को हिंदी में क्या कहते हैं? तो ये करोला को, बायदल को, दल को, करोला को कहते हैं दल पुंज, और एक दल को कहते हैं पैटल। एक दल को क्या कहते हैं? पैटल कहते हैं या दल कहते हैं, और इसके समूह को दल पुंज या करोला कहते हैं। तो इसमें भी दल यदि आपस में जुड़े हुए हैं तो इसको कहते हैं गैमोपेटलस, और दल स्वतंत्र हैं तो इसको कहते हैं पॉलीपेटलस। तो पॉली माने स्वतंत्र और गैमो माने जुड़े हुए। और दल तो विभिन्न रंगों के होते हैं, और दल के रंगों से ही क्या होता है? परागण की क्रिया, पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न होती है। दल विभिन्न रंगों के होते हैं, लाल, नीले, पीले, हरे, और दलों के रंग से ही पुष्प की पहचान होती है। जैसे गुलाब का फूल लाल होता है सामान्यतः, गुड़हल लाल होता है, सरसों का फूल पीला होता है। तो पीला रंग किसका होता है? दलों का। तो पेटल या दल जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, और इन्हीं से पुष्पों की पहचान होती है। और जो कलर होते हैं ये कीड़ों को आकर्षित करते हैं। किसके लिए? परागण के लिए, पॉलिनेशन के लिए। तो परागण या पॉलिनेशन के लिए कलर्ड होना जरूरी है। और किसी किसी पुष्प में कलर नहीं भी होता है दलों में, लेकिन उसमें स्मेल होती है, उसकी गंध बहुत अच्छी होती है, और इस गंध के कारण क्या होता है? कीड़े उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो जो खुशबू होगी या खुशबू नहीं होगी तो कलर होगा। तो दलों में का मुख्य काम होता है कीड़ों को परागण के लिए आकर्षित करना। इनमें या तो बहुत अच्छी खुशबू होती है, और या ये रंग बिरंगे होते हैं, और इन्हीं से पुष्पों की पहचान होती है। तो इस प्रकार से ये दलपुंज या करोला, इसको दल कहते हैं, या सिंगल में इंग्लिश में पैटल कहते हैं। तो यहाँ पर जुड़े हैं तो गैमोपेटलस, स्वतंत्र हैं तो पॉलीपेटलस कहते हैं।
इसके पश्चात नेक्स्ट आता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन माने विन्यास होता है। कैलेक्स और करोला, दल और बाह्यदल, इन दोनों का विन्यास कैसा है, ये आपस में जब जुड़े होते हैं तो किस प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में बताते हैं। तो विन्यास किस प्रकार का है ये बताते हैं। तो जैसे कि जो दल या बाह्यदल कोई भी होंगे, जैसे यहाँ 5-5 की संख्या ली गई है, सभी 5 रहते हैं, तो ये प्रत्येक दल या बाह्यदल इनके किनारे केवल स्पर्श करते रहें, ये एक दूसरे को ओवरलैप ना करें, जैसे इस तरह से ओवरलैप ना करें, तो इसे कहते हैं वॉल्वेट एस्टिवेशन। केवल एक दूसरे के किनारे स्पर्श करते रहते हैं एक दूसरे को, और यदि जुड़े होते हैं तो इनको भी गैमोपॉली कहते हैं, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, तो इसको वॉल्वेट एस्टिवेशन या विन्यास कहते हैं। दूसरा होता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन क्या होता है, इसमें प्रत्येक दल या बाह्यदल का एक सिरा नीचे होता है, एक सिरा ऊपर होता है। प्रत्येक दल का या बाह्यदल का एक सिरा नीचे, एक सिरा ऊपर, एक सिरा नीचे, एक सिरा ऊपर होता है। तो प्रत्येक दल का एक सिरा ऊपर, एक सिरा नीचे होता है। तो इस प्रकार का जो विन्यास होता है दल या बाह्यदल, कैलेक्स या करोला का, तो उसे ट्विस्टेड या व्यवर्तित विन्यास कहते हैं। नेक्स्ट होता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है, एक दल या बाह्यदल के दोनों सिरे अंदर की तरफ होते हैं और एक दल या बाह्यदल के दोनों सिरे बाहर होते हैं, जैसे इसका दोनों सिरे अंदर और इसके दोनों सिरे बाहर, और 3 जो बचे उनका एक सिरा बाहर और एक सिरा अंदर होता है, तो इसको हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। और चौथा जो होता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन या ध्वजिक दल विन्यास होता है। इस प्रकार विशेष प्रकार का जो विन्यास होता है वो मटर के पुष्प में होता है, दलों में। इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर एक बहुत बड़ा दल होता है जिसे कि स्टैंडर्ड कहते हैं, और इसके 2 नीचे जो होते हैं दोनों किनारों पर, इसे कहते हैं विंग्स। तो ये विंग्स जो होते हैं वो स्टैंडर्ड के द्वारा कवर रहते हैं ऊपर से, और फिर इस विंग्स के अंदर की तरफ रहते हैं 2 दल जो एक सिरे पर आपस में जुड़े होते हैं, दूसरे सिरे पर ये स्वतंत्र होते हैं। तो इसमें क्या है, स्टैंडर्ड है, 2 विंग्स है, और जो कील है KEEL कील, तो ये क्या होते हैं, आपस में एक सिरे पर जुड़े रहते हैं। इसमें भी 5 हैं, 2 ये हैं, 2 ये, 1 ये। तो एक जो सबसे बड़ा है वो स्टैंडर्ड, 2 विंग्स हैं और 1 कील है। ये विशेष प्रकार का जो विन्यास है, दल विन्यास, ये मटर के पौधे में होता है। इसे ध्वजिक दल विन्यास या वैक्सिलरी एस्टिवेशन कहते हैं। तो ये एस्टिवेशन की जरूरत किसमें होती है, लिखना भी पड़ता है, और इसके द्वारा पुष्प आरेख या फ्लोरल डायग्राम बनता है, उसमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके पश्चात नेक्स्ट पढ़ेंगे एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है, मेल फ्लावर, पुंकेसर। पुंकेसर या मेल फ्लावर होता है एंड्रोसियम। इसमें क्या होता है, किसी में मेल फ्लावर जो होते हैं उसमें पराग कणों का या पोलन ग्रेन्स का निर्माण नहीं होता है, तो इसको कहते हैं स्टेमिनोड। स्टेमिनोड का मतलब उसमें पराग कण या पोलन ग्रेन्स नहीं बनते। और इनमें क्या होता है, ये सामान्यतः तो सभी में परागकण बनते ही हैं। इपिपेटैलस, इपिपेटैलस का मतलब जो ये पुंकेसर है, मेल फ्लावर है, ये पेटल, पेटल मतलब कि दल से जुड़े हुए हैं। इपिपेटैलस का मतलब दल से जुड़े हुए हैं, इसको कहते हैं एपिपेटैलस। तो एपिपेटैलस क्या होता है, जब पुंकेसर या मेल फ्लावर जो होता है दल से जुड़ा होता है तो इसे एपिपेटैलस कहते हैं। और इसी प्रकार से एपिफिलस होता है। एपिफिलस क्या होता है कि जो मोनोकॉट की फैमिली होती है, एक बीजपत्री, जैसे कि इसकी फैमिली होती है लिलिएसी, जिसमें कि प्याज आता है, लहसुन आता है। तो लिलिएसी फैमिली में क्या होता है विशेषता कि उसमें कैलिस करोला स्पष्ट विभेदन नहीं होता है, एक जैसे होते हैं कैलिस करोला सब। तो उसमें क्या होता है, ये भी जो पेरियंथ, उसमें कैलिस करोला के बजाय पेरियंथ कहते हैं। तो पेरियंथ जो होते हैं उनको
समूह को कहते हैं, और एक पेरियंथ को क्या कहते हैं, टैपल कहते हैं। एक को टैपल कहते हैं और टैपल्स का जो समूह होता है उसको पेरियंथ कहते हैं। तो जो टैपल होते हैं वो दल से जुड़े होते हैं, तो इसको एपिफिलस कहते हैं। तो एपिफिलस और पेटल्स का मतलब कि ये आपस में जो मेल फ्लावर है दलों से जुड़ा होता है, तो एपिपेटलस। और लिलिएसी फैमिली में जो वो दल और बायदल होते हैं जिसे कि टैपल कहते हैं, वो दल से जुड़े होते हैं, तो एपिफिलस कहते हैं। इसके पश्चात मेल फ्लावर में क्या होते हैं, पुंकेसर या स्टेमेंस। अगर सारे स्टेमेंस एक ही स्टेमेंस है और वो एक ही समूह में है, यदि सारे स्टेमेंस एक ही समूह में हैं तो उसको मोनोएडल्फस कहते हैं। जितने भी पुंकेसर हैं सब एक समूह में होते हैं तो उन्हें मोनोएडल्फस कहते हैं। अगर दो समूह में होते हैं तो इसको डाईएडल्फस कहते हैं। दो समूह में है तो डाईएडल्फस, और यदि उसके कई समूह हैं तो उसको पॉलीएडल्फस कहते हैं। तो पुंकेसर एक समूह में है तो मोनोएडल्फस, दो समूह में है तो डाईएडल्फस, अगर दो से ज़्यादा कितने भी समूह हैं तो सभी को कहते हैं पॉलीएडल्फस। तो पुंकेसरों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं। इसके पश्चात आता है गायनेशियम। गायनेशियम का मतलब फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर के कितने भाग होते हैं, फीमेल फ्लावर होते हैं उसके तीन मुख्य भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीन मुख्य भाग। सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका और फिर अंडाशय। जैसे अभी लास्ट टर्न पर हम लोगों ने इसको डायग्राम बना के आपको समझाया था। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं, बीजांड होते हैं, वो उसको प्लेसेंटा कहते हैं, बीजांड कहते हैं। और उसके अंदर जो ये ओव्यूल्स होते हैं, बीजांड होते हैं, ये आपस में जुड़े हैं या स्वतंत्र हैं। जो उसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं और उसका अरेंजमेंट जो होता है बीजांडों का, यदि वो स्वतंत्र हैं तो इसको कहते हैं एपोकार्पस। ओव्यूल्स का सिस्टम है, जो प्लेसेंटा है वो आपस में जुड़े हुए हैं तो एपोकार्पस, और यदि स्वतंत्र हैं तो इसको कहते हैं सिनकार्पस। यहाँ SYN, सिन का मतलब होता है आपस में जुड़े हुए, और एपो माने होता है स्वतंत्र, अलग अलग है। तो इस प्रकार से सिनकार्पस क्या होता है और एपोकार्पस क्या होता है। प्लेसेंटा में आपस में जुड़े हैं या स्वतंत्र हैं। और इसके पश्चात आता है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन माने बीजांड न्यास। तो प्लेसेंटेशन या बीजांड न्यास क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन प्लेसेंटा इज नोन एज प्लेसेंटेशन। अंडाशय के अंदर बीजांडों के लगने के क्रम को प्लेसेंटेशन या बीजांड न्यास कहते हैं। अंडाशय के अंदर बीजांडों के लगने के क्रम को बीजांड न्यास या प्लेसेंटेशन कहते हैं। तब ये प्लेसेंटेशन या जो बीजांड न्यास होता है वो क्या विशेषता होती है। तो प्लेसेंटेशन या बीजांड न्यास कैसा होता है, तो ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन, इसको हिंदी में मार्जिनल प्लेसेंटेशन को क्या कहते हैं, सीमांत बीजांड न्यास। मार्जिनल प्लेसेंटेशन या सीमांत बीजांड न्यास। इसमें जो बीजांड होते हैं वो एकदम किनारे पे लगे होते हैं। जैसे मटर की फली आपने देखी है, तो मटर की फली में जो मटर की फली को जैसे खोलो तो मटर का जो दाना होता है वो कहाँ लगा होता है, वो एकदम किनारे पे लगा होता है, जहाँ ज्वाइंट होता है वहीं पर किनारे पे लगा होता है। तो इसको कहते हैं सीमांत। सीमांत माने जहाँ सीमा का अंत हो, सीमांत। तो सीमांत बीजांड न्यास या इसको कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्या होता है, जिसमें कि बीजांड एकदम किनारे पर लगे होते हैं अंडाशय में, ओवरी में। तो सीमांत बीजांड न्यास या मार्जिनल प्लेसेंट, जैसा कि मटर में होता है।
जैसे कि ये मटर की फली है, तो इसमें ये एकदम किनारा है, तो किनारे पर ही ये यहाँ पर ये बीजांड इसके बीज लगे होते हैं जैसे दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद पैराइटल प्लेसेंटेशन, ये इसको कहते हैं हिंदी में भित्तीय बीजांडन्यास। भित्तीय बीजांडन्यास मतलब कि जो ओव्यूल्स लगे होंगे, बीजांड लगे होंगे, वो भित्त से मतलब कि ओवरी की दीवार से लगे होते हैं, दीवार से कहीं भी लगे होते हैं बीच में। तो ये पैराइटल प्लेसेंटेशन या भित्तीय बीजांडन्यास की भित्त से बीजांड लगे हुए हैं। तो पैराइटल प्लेसेंटेशन जैसा कि सरसों में होता है, पैराइटल प्लेसेंटेशन या भित्तीय बीजांडन्यास। जैसे कि ओव्यूल है तो इसमें ये भित्ति है, तो ये भित्ति से ही, दीवार से ही बीजांड लगे होते हैं, तो पैराइटल प्लेसेंट या भित्तीय बीजांडन्यास। इसके बाद एक्साइल या अच्छी बीजांडन्यास। अच्छी बीजांडन्यास या एक्साइल प्लेसेंटेशन क्या होते हैं? जब बीच में ओवरी के बीचों बीच में जो अक्ष है, यहाँ पर इसका ये डिवीज़न है और इसी से ही बीजांड बीच में लगे हुए हैं, बीजांड इससे लगे हुए हैं अक्ष से, तो इसे कहते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन या अच्छी बीजांडन्यास। और इसके बाद होता है फ्री सेंट्रल बीजांडन्यास। फ्री सेंट्रल क्या होता है? फ्री सेंट्रल का मतलब कि जो अक्ष है वो कहीं से भी किनारे इधर उधर जुड़ा नहीं, जैसे कि इसमें जुड़ा हुआ है और इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये फ्री सेंट्रल मतलब कि यहाँ बीच से ही बीजांड लगे होते हैं। फ्री सेंट्रल केंद्र में स्वतंत्र होते हैं, केंद्र में स्वतंत्रता पूर्वक ये व्यवस्थित होते हैं, तो इसको फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन कहते हैं। और बेसल प्लेसेंटेशन या आधारी बीजांड मतलब कि बीजांड इसमें आधार से लगे होते हैं। तो प्लेसेंटेशन या बीजांडन्यास किसे कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। बीजांड अंडाशय के अंदर बीजांडों के लगने के क्रम को बीजांडन्यास या प्लेसेंटेशन कहते हैं। और ये प्लेसेंटेशन कितने प्रकार का होता है यहाँ बताया? मार्जिनल प्लेसेंटेशन या सीमांत बीजांडन्यास, पैराइटल प्लेसेंटेशन या भित्तीय बीजांडन्यास, और अच्छी या एक्साइल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल या स्वतंत्र केंद्रीय बीजांडन्यास, और बेसल या आधारीय बीजांडन्यास। तो ये बीजांडन्यास या प्लेसेंटेशन जो होता है वो क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। अब इसी के पश्चात हम लोग आगे इसकी जो फैमिलीज़ हैं, जो टर्मिनोलॉजी आज हम लोगों ने डिस्कस की, इसी टर्मिनोलॉजी को नेक्स्ट टर्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।